हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQs बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन सभी एग्जाम के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के डिस्कशन का सोर्स है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें ऑलमोस्ट जो भी आपके लेक्चरर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, PYQs। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास यूथ की बुक है तो आप उस बुक को पहले ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप बस वीडियो देख लेंगे, आप कहीं कुछ नोट नहीं करेंगे, तो लिटरेचर कुछ समय बाद भूल जाता है। जो डेट्स हैं या जो लाइंस हैं वो कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास रिटन नोट्स ना हो या रिवीजन के लिए प्रॉपर बुक ना हो तो आप भूल सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग एकदम रेडी रहिए। And now I am starting the class. The very first question that is asked, that is about match. इसमें मैच करना है, तो डेट से रिलेटेड आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा वर्क इनका कब पब्लिश हुआ है। तो देखते हैं हम 1798 यहाँ पे ईयर दिया है, 1865, 1924 एंड 1948। तो अगर मैं 1948 की बात करूँ तो ये बहुत सीधा मैच हो रहा है द ग्रेट ट्रेडिशन से। इसके अलावा अगर हम प्रीफेस की बात करें तो यहाँ पे 1798 दिया है, बट जो ईयर है वो 1800 है। ठीक है, 1800 में प्रीफेस पब्लिश होती है और 4 एडिशन आते हैं अगर आप देखें तो। इसके अलावा 1865 की बात करें तो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम ये वर्क पब्लिश होता है। 1924 में आई रिचर्ड्स का वर्क आता है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, ये मैच मेकिंग दी हुई है, यहाँ से नोट कर सकते हैं आप लोग। डेट आप लोग को नोट कर लेनी है अपनी बुक में। यहाँ पे करेक्शन आप लोग कर लीजिए डेट के रिगार्डिंग। प्रीफेस की डेट है 1800। ओके, लिरिकल बैलेट्स की बात करूँ तो इट इज कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स। इसमें पूछी जाती है फर्स्ट पोएम एंड लास्ट पोएम। कई बार एग्जाम में पूछी गई है और कितनी पोएम इसमें पब्लिश है ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करिए। इस कलेक्शन में पहली पोएम है बाय कॉलरिज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसे आप नोट करिए, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज बाय कॉलरिज, इट इज अ बैलेड। लास्ट पोएम इसमें पब्लिश होती है वर्ड्सवर्थ की, लाइंस और लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, मतलब टिंटन एबी बुक पब्लिश होती है पोएम। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि कॉलरिज की कितनी पोएम इसमें पब्लिश हुई थी। तो पहले एडिशन में वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम और 4 पोएम्स थी कॉलरिज की। नोट कर सकते हैं आप नाम। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसके अलावा द नाइटिंगेल, नेक्स्ट द फॉस्टर मदर्स टेल, एंड वन मोर पोएम इज देयर, द डंजन। ओके, एक और पोएम बाद में भी ऐड होती है, लव। बट आप इतना नाम याद रख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट पोएम आपको जरूर याद रखनी है। और इसके कितने एडिशन आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेट्स के हाउ मेनी एडिशंस आर देयर। तो दो टोटल देयर आर 4 एडिशंस। तो आप लोग ईयर लिख लीजिए 1798, जिसमें दोनों में से किसी का भी नाम नहीं होता है पब्लिक। जब ये पब्लिश होता है तो विदाउट एनी राइटर्स ने पब्लिश होता है। 1800 में इसमें ऐड होती है प्रीफेस, 1800, नेक्स्ट 1802 एंड लास्ट 1805। 1800 में प्रीफेस आती है, ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये आप याद रखिए। इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है विच वर्क इज कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसके अलावा 1802 में इन्होंने अपेंडिक्स ऐड किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है, इन विच ईयर, इन विच एडिशन ही एडेड अपेंडिक्स। 1798 में फर्स्ट एडिशन आता है जिसमें किसी भी राइटर का नेम नहीं था। ठीक है, और अपेंडिक्स किस टॉपिक पे आता है तो ये आप लिख सकते हैं पोएटिक डिक्शन पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी होल्ड द व्यू। पहले तो आप ये याद रखिए कि ये किस कलेक्शन में पब्लिश होती है। तो ये पोएम 1807 में पब्लिश हुई और ये नैरेटर के थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही है ये पोएम।
As when he was a child, he saw the whole world shining with heavenly beauty and wonders where that beauty has gone. Now he is adult. तो जब बच्चा इन्फेंट वाली स्टेज में होता है तो वो बहुत इनोसेंट होता है, वो डिवाइन से कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो डिवाइन डिविनिटी जो है या डिविनिटी का जो एक्सपीरियंस है, कनेक्शन है, वो टूट जाता है। ठीक है। लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइंस कहाँ से आई हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इसका आंसर भी गलत दिया था आपकी बुक में, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए। ये पोएम की लाइन आती है द टेबल टर्न से। ठीक है, द टेबल टर्न इन्होंने पोएम लिखी है, उससे लाइन ली गई है, लेट नेचर बी योर टीचर। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसमें लाइन आती है, मैं आपको बता रही हूँ, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। यहाँ पे अपने फ्रेंड को उठा रहे हैं कि वो बुक पढ़ रहा है, उससे कहते हैं कि तुम इस बुक वाली दुनिया से बाहर आओ और इस नेचर को देखो, इस नेचर में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे एक और लाइन आती है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो ये दोनों लाइन कई बार पूछी गई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी लिखा है कि ये गलत है इसमें ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर अ पोएट अ मैन स्पीकिंग टू मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग वर्ड्सवर्थ पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे इन केस, तो आप कोटेशंस को जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन है कि मैन है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो इन्होंने ये बातें जो लिखी थी वो प्रीफेस में लिखी थी, 1800 का जो एडिशन था उसमें लिखी थी। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज कंसीडर एज अ मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट लाइन पूछी गई है, द सैड म्यूजिक ऑफ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टिंटन एबी, उसी से लाइन ली गई है। मैं आपके साथ एक क्लास डिस्कस करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को भी मैं बताऊंगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं टिंटन एबी की, क्योंकि टिंटन एबी में बहुत सारी लाइंस हैं और इन्होंने इस पोयम में अपना जो डेवलपमेंट हुआ है उसको बताया है। इस पोयम को आप, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पोयम का टाइप क्या है, किस फॉर्म की पोयम है, तो दिस इज अ ड्रामेटिक लिरिक। बहुत बार लोग इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बताते हैं, बट ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक लिरिक में बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो कोई कैरेक्टर होता है। ड्रामेटिक लिरिक में स्पीकर क्या होगा, या तो पोएट होगा या तो कोई कैरेक्टर होगा, लेकिन ज्यादातर आपको पोएट ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जब आप पोयम को जैसे जैसे रीड करते जाएंगे तो आपको कैरेक्टर की इनर साइकी नजर आएगी, मतलब कैरेक्टर का, जो भी कैरेक्टर बोल रहा है उसके बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो उसकी साइकोलॉजी कैसी है। आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को जब भी सोचें तो आपके माइंड में माई लास्ट स्टिचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग होनी चाहिए। पर अगर हम बात करें ड्रामेटिक लिरिक की तो हमें इसमें फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट दिखता है। ठीक है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखता है और फिलोसॉफिकल इनसाइट भी देखने को मिलती है। ओके, इसमें हमें कोई भी कैरेक्टर की साइकी नहीं नजर आती है कि वो वाकई में कैसा है, वी डोंट नो एट ऑल। थर्ड पॉइंट इज, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, जो भी बातें बताई जाती है स्पीकर के माध्यम से हम उसको जानते हैं। तो जो लिसनर है वो साइलेंट होता है, दोनों ही में अगर बात करें ड्रामेटिक लिरिक एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, दोनों में ही लिसनर साइलेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ड्रामेटिक लिरिक में लिसनर कौन है हमें इसके बारे में पता है, क्योंकि इन्होंने डोरथी को एड्रेस भी किया है। आप लास्ट की जब पार्ट देखेंगे पोएम के तो उसमें डोरथी को एड्रेस किया गया है। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल आइडेंटिटी ड्रामेटिक मोनोलॉग में नहीं पता चलती कि स्पीकर कौन है, हालांकि हमें कुछ इम्प्लाई की जाती है मीनिंग कि स्पीकर ये व्यक्ति है। ठीक है, तो मेजर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फुल टाइटल आपको याद रखना है, फुल टाइटल बहुत बार पूछा गया है, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। इसको आप नोट कर लीजिए। इस पोएम का फॉर्म क्या, किस तरीके से लिखी गई, किस मीटर में लिखी गई है, तो डेका सिलेबिक
ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है, और इसमें वर्ड्स पैराग्राफ है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग की लाइन है 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters and again I here। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे, ओके। Next question, question number 6. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. सारे कीवर्ड्स आपको याद करने हैं, क्योंकि जब आप वर्ड्स पर क्वेश्चन लिखेंगे और उनकी पोइट्री के बारे में, पोइट्री की थियरी के बारे में आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर इनकी पोएम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है या जहाँ पे डेफिनेशन का नहीं पॉइंट है वहां पे भी आप लिख दें, लेकिन आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे इट टेक्स इज ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये सारे वर्ड्स जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी है, एंड दिस डेफिनेशन टॉक्स अबाउट हिज थियरी अबाउट पोएट्री, और ये उन्होंने कहाँ पे डिफाइन किया है, प्रीफेस में, ओके। उसके अलावा ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जेसी रैनसम ने वर्ड्सवर्थ को कहा है वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओके। हर्बर्ट रीड ने इन्हें बोला है प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैथ्यू अर्नोल्ड ने इन्हें बोला है चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओके, ये आप नोट कर लीजिए, ओके। कीट्स से क्वेश्चन आता है इगोइस्टिकल सबलाइम किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो कीट्स ने जब अपनी थ्योरी दी है निगेटिव कैपेबिलिटी की, तो वहां पे एक थ्योरी और आती है इगोइस्टिकल सबलाइम के लिए। तो निगेटिव कैपेबिलिटी में जो राइटर है वो अपनी पर्सनालिटी को टोटली निगेट कर देते हैं, उनका कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं नजर आता है उनके पीस ऑफ वर्क में। बट अगर हम बात करें इगोइस्टिकल सबलाइम में, तो जब भी वर्ड्सवर्थ की हम पोइट्री देखते हैं तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू ही नजर आते हैं, इसलिए उन्होंने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में बोला है कि वो बहुत इगोइस्टिकल सबलाइम रहा है देखने में, ठीक है। उन्होंने उन वर्ड्सवर्थ के लिए ही ये टर्म यूज किया है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनके जितनी भी पोएम है उसमें उन्होंने आई वर्ड का यूज ज्यादा किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, who made the following observation about Wordsworth early poetry? Wordsworth early poetry is radical not because it embodies revolutionary through or theory, I think thought है यहाँ पे, because it voices the complaints of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग है, जैसे भी हमने बताया। इसका सही आंसर है ब्रायन बेट, इन्होंने बोला है वर्ड्सवर्थ के बारे में, ये वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री के बारे में, बट यहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे फिलिंग द बैंक से भी क्वेश्चन बनते हैं इनके वर्क से या लाइन से। देयर नीदर कैन बी नॉर कैन बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, ये लाइन कई बार पूछी गई है कि किसने बोली है, तो वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, इजेंशियल होगा, इजेंशियल मतलब लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन के बीच में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एसेंशियल डिफरेंस हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ऑलवेज का व्यू जस्ट अपोजिट है। तो अगर क्वेश्चन बनता है रोमांटिसिज्म से, तो आपको ये याद रखना है कि रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट आता है वो न्यू क्लासिसिज्म के अगेंस्ट आता है। न्यू क्लासिकल एज वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, जहाँ पे जो भी पोएम लिखी जाती थी ज्यादातर हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी, ठीक है। तो अगर आप जब देखेंगे वर्ड्सवर्थ के अर्ली करियर को, तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखी है। स्टार्टिंग में जो इनकी पोएम रही है, दो पोएम, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, दोनों हीरोइक कपलेट में रहती है, लेकिन बाद में वो इसे चेंज कर देते हैं और वो अपनी पोएम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हु वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी, तो आपको याद रखना है एस टी कॉलेज ने बायोग्राफी लिटरेरिया में इनके कुछ पॉइंट्स जो जिनसे वो सहमत नहीं थे उसको क्रिटिसाइज किया है।
पोएटिक डिक्शन क्या है? पोएटिक डिक्शन रेफर्स टू द स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड इन पोएट्री, कि पोएट्री में कैसे वर्ड यूज करने चाहिए, ये इन्होंने बताया है। तो ये पहले पोएट थे जिन्होंने सीरियसली चैलेंज किया है कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन। और कन्वेंशनल डिक्शन क्या थी कि हमेशा पोएम मीटर में, प्रॉपर मीटर में होनी चाहिए, प्रॉपर राइम में होनी चाहिए, इमोशंस नहीं दिखाने हैं, रीजंस दिखाना है। ठीक है, तो इसको इन्होंने अपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेन इन दैट द पोएट हैज, इनका कहना है कि पोएट बाकी लोगों से डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज पोएट के अंदर क्या है? मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, पोएट के अंदर लाइवली सेंसिबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है यहाँ से। लाइवली सेंसिबिलिटी आप पूरी लाइन्स एकदम याद कर लें, अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। इनका टाइमलाइन आपको याद रखना है 1770 टू 1850। इनका जन्म होता है कॉकरमाउथ में। ओके, ये आप याद रखेंगे। और एसटी कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों ने साथ में ही लिरिकल बैलेट्स लिखा था या पब्लिश किया था, ये आप याद रखेंगे। और ये पोएट लॉरेट रहते हैं 1843 से 1850 के बीच में। ठीक है, फिर इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं पोएट लॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच वर्क बाय हिम इज कंसीडर एज द मैग्नम ओपस। तो द प्रिल्यूड इन्होंने लिखा था, इट वाज पोस्टमसली पब्लिश्ड, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, इनकी वाइफ ने पब्लिश किया था। इसका अनदर टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1798 में, मतलब 1798 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाई उनके टाइमलाइन पे। 1850 में ये पब्लिश होती है, तो ये आपको याद रखना है। मैरी हचिंसन इनकी वाइफ थी और उन्होंने ही इस वर्क को पब्लिश किया है। हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स? तो एसटी कॉलरिज। ओके, क्वेश्चन ये बनता है कि एसटी कॉलेज से ये कहाँ मिलते हैं पहली बार? तो समरसेट में मिलते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था 23 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी एंड 4 पोएम्स एसटी कॉलेज की थी। तो मैंने चारों पोएम के नाम भी बताए हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड पब्लिश्ड पोस्टमसली इन द ईयर 1850। 14 बुक्स में ये पब्लिश होता है, ये आपको याद रखना है, बाय मैरी। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और ओरिजिनली जो प्लान था वर्ड्सवर्थ का, वो इसे एज एन इंट्रोडक्टरी पोएम रिक्ल्यूज का पब्लिश करवाना चाहते थे। ठीक है, 3 पोएम का आपको नाम याद रखना है, रिक्ल्यूज, द एक्सकर्शन, द प्रेल्यूड। ओके, एक्सकर्शन का पब्लिकेशन भी आपको याद रखना है। एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन पोएम का नाम है, बुक का नाम है द एक्सकर्शन। ये पब्लिश होती है 1814 में और इसे ऐसा माना जाता है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। इट इज कंसीडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। मतलब इसके बाद से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनकी लाइफ में सही नहीं रहती हैं। और उनके करियर वाइज अगर बात की जाए तो ये आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिल्यूड से है, पोएम टू कॉलरिज किसे बोला जाता है? तो ये आपको याद रखना है, दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज पोएम टू कॉलरिज। इसका टाइटल किसने रखा है? द प्रिल्यूड, तो मैरी हचिंसन ने। ओके, प्रिल्यूड का थीम क्या है? प्रिल्यूड बुक की थीम क्या है? सेंट्रल सब्जेक्ट क्या है? द नैरेटर्स डेवलपमेंट एज अ पोएट, द फोर्सेज दैट शेप्ड हिज इमेजिनेटिव पावर एंड हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड रिकवरी। तो इसमें जो मेजर मेजर चैप्टर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, जिसमें 9, 10 एंड 11 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश? तो 1798 में पब्लिश होता है और इसमें जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस करी है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एडिशन 1798, टोटल 23 पोएम्स। सेकेंड एडिशन 1800, इंक्लूडेड एडिशनल पोएम एंड अ प्रीफेस। थर्ड 1802, इसमें पोएटिक डिक्शन आता है, अपेंडिक्स। ठीक है, सेकेंड में प्रीफेस आती है। एंड फोर्थ एंड लास्ट एडिशन 1805। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप कह सकते हैं तो ये है, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। इमेजिनेशन का आपको कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। तो इमेजिनेशन के लिए फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन ये कॉलरिज ने बताया है कॉन्सेप्ट, वो आपको एकदम याद रखना है। वर्ड्सवर्थ ने इमेजिनेशन को बोला है नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। ठीक है,
इनका कहना है कि इमेजिनेशन जो है वो एक क्रिएटिव पावर है, इसको इन्होंने क्रिएटिव पावर से एसोसिएट किया है। और द पोएटिक प्रिंसिपल, इन्होंने अपने पोयम में क्या सब्जेक्ट चूज किया है? इंसिडेंट्स फ्रॉम हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ठीक है, ये भी लाइन पूछी गई है, ये इनकी पोएम की थीम है। और उन उन सभी लोगों को एज अ सब्जेक्ट बना के ये अपने इमेजिनेशन के माध्यम से उनको अनयूजुअल लाइट में दिखाते हैं, मतलब उनको ये बहुत जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जो बहुत ही अनयूजुअल लगता है। तो इमेजिनेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है इनके लिए, दैट हैज द एबिलिटी टू चेंज द यूजुअल एंड ऑर्डिनरी इन एन अनयूजुअल एंड अनकॉमन वे। सो पोइट्री इज अ मॉडिफाइड इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस। तो देखते हैं, देखिए पहले कौन सा टर्म आता है, अगर आप देखें तो इगोइस्टिकल सब्लाइम, ये 1818 में कीट्स ने अपने लेटर में लिखा था, रिचर्ड वुडहाउस को उन्होंने लेटर लिखा था, और वर्ड्सवर्थ की डिस्टिंक्टिव जीनियस के लिए उन्होंने इगोइस्टिकल सब्लाइम वर्ड यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दिस वाज यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन द एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921। तो मेटाफिजिकल पोएट्स को इन्होंने एक नई पहचान दी, ये आपको याद रखना है। थर्ड आता है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, ये 1931 से 36 के बीच आप कह सकते हैं आइडिया डेवलप होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर, आपको याद रखना है किससे कनेक्टेड है? एंटोनिन एड्रॉन से। ठीक है, एंटोनिन एड्रॉन से। और थिएटर ऑफ क्रुएलिटी एम टू शॉक द सेंस ऑफ ऑडियंस, कुछ ऐसा ये वायलेंट चीजें दिखाते हैं जिसके माध्यम से जिसको देख के ऑडियंस एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड लास्ट वाज अनरिलायबल नैरेटर। तो अनरिलायबल नैरेटर किसका कॉन्सेप्ट है? इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वेन सी ब्रूथ 1961 में, रेटोरिक ऑफ फिक्शन में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है। तो इस तरीके से आप देखिए, फर्स्ट इज इगोस्टिकल सब्लाइम, देन 1921, देन थर्ड एंड देन फोर। तो डी ए बी सी, आई थिंक यही होना चाहिए। नो नो नो, सॉरी, यस। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसे सॉल्व कर दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, डी ए, पहले डी आता है, फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बाय बाय टी.एस. एलियट, उसके बाद थिएटर ऑफ क्रुएलिटी आता है, और उसके बाद क्या होती है? अनरिलायबल नरेटर। ओके, इसे आप कर लीजिए, बहुत ज्यादा मैंने कलर कर दिया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमोरल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये किसने बोला है फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज? ये बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको कोटेशन याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसी कोटेशंस होती है जो हमें पता ही नहीं होती, तो उसकी आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, इन्होंने ये लाइंस दी है प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स में। इनका कहना है पोइट्री इज मोर क्लोजली यूनाइटेड विद द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस देन विद एनी अदर डिसिप्लिन इन एनी अदर सब्जेक्ट। मतलब पोइट्री जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से ज़्यादा कनेक्टेड है बजाय कि किसी और डिसिप्लिन से। और उनका कहना है कि जो ट्रुथ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो अलग है, और जो ट्रुथ हमें नॉलेज से मिलता है दैट इज टोटली डिफरेंट। मतलब फैक्चुअल जो नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है दैट इज टोटली डिफरेंट। Where did Wordsworth first present his views on the nature and function of poetry? So, in an advertisement appended to the first edition of Lyrical Ballads, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। ओके, जब पहली बार वर्क पब्लिश होता है तो शॉर्ट प्रीफेस था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने डिटेल में अपनी जो भी थ्योरी थी उसको बताई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लिरिकल बैलेट्स इज अ लैंडमार्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम, सेंट्रल एम क्या है पोएम का?
टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम, यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो इन्होंने अपने प्रीफेस में, अपने जो लिरिकल बैलेट्स का जो प्रीफेस था उसमें लाइन लिखी थी दैट हिज सेंट्रल एम ऑफ द सेंट्रल एम ऑफ द पोएम इन द लिरिकल बैलेट्स इज टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ नॉट रस्टिक लाइफ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें सभी एक जैसे ही लगते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लाइन याद रखनी है। एंड अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये भी याद रखनी है, ठीक है। 1798, इसमें कौन सी पोएम्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कौन इसमें क्या ऐसा है जो सही नहीं है, तो देखिए डिड नॉट कंटेन लिखा है, ठीक है, डिड नॉट कंटेन। तो मैंने आपको बताया था 19 पोएम्स थी इसमें, आर्केई की स्पेलिंग एंड टर्म्स थी, नेम ऑफ ईदर पोएट ये नहीं था, ठीक है, इसमें से किसी भी पोएट का नेम नहीं पब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज 20 क्वेश्चन ही करेंगे और अगली क्लास में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़े थोड़े करेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा। What is the name of the river mentioned in the poem lines above a few line composed a few miles above Tinton Abbey? Why river है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। टिंटन एबी क्या है, टिंटन एबी किसका नाम है, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो एक मठ जैसी जगह है, ठीक है, और ये कितने साल बाद जाते हैं, तो 5 years बाद जाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। बहुत अच्छी पोएम है और इसे सिंग भी किया जा सकता है। लाइंस कहाँ से आती है, सॉलिटरी रीपर से। तो सॉलिटरी रीपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारी लाइन इनकी इस पोएम की देखनी है। ये एक लिरिकल पोएम है, ये आपको याद रखनी है और इसका बैकग्राउंड भी आपको याद रखना है कि इन्होंने, इनकी इंस्पिरेशन क्या रही है इस पोएम की। ओके, तो ये स्कॉटलैंड में एक जगह रुके हुए थे अपनी सिस्टर के साथ और वहीं से इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है इस पोएम को लिखने की। ये पोएम पब्लिश होती है 1807 में और इसकी जो इसका जो सब्जेक्ट है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, जिसमें एक लड़की सॉन्ग गा रही है, रीपिंग कर रही है, सॉलिटरी रीपर है, शी इज अ गर्ल, रीपिंग कर रही है और गैलिक लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग गा रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, स्कॉटिश मैडन है और शायद वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है दैट इज अबाउट सॉरो और डेथ। ये आपको याद रखना है। 32 लाइन्स है इसमें, 4 स्टैंजाज है और 32 लाइन्स है टोटल, ठीक है, मतलब 8 लाइन्स का एक स्टैंजा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट आई थिंक 20। ओके, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। कुछ और पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, काइंड ऑफ क्विक रिवीजन, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इनकी डेब्यू पोएम कौन सी थी, तो 1793 में इन्होंने पोएम लिखी थी एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक, और एक लिखी थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। शायद मैंने कुछ और पोएम इसके अभी क्लास में बता दी थी। 2 पोएम थी, इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इन दोनों पोएम्स को इन्होंने 1793 में पब्लिश किया था और हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिल्यूड को इन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया था, तो 1798 में लिखना स्टार्ट किया था, ये आप याद रखेंगे। द एक्सकर्शन इसको पब्लिश कब किया गया था, 1814 में। इनकी एक पोएम है पीटर बेल, ठीक है, पीटर बेल, ये आपको याद रखनी है। पीटर बेल पब्लिश कब होती है, 1819 में, इसका ईयर आपको याद रखना है। और ये कॉलेज से कब मिलते हैं, तो कॉलेज से ये मिलते हैं 1795 में। इनकी मीटिंग होती है कॉलेज से समरसेट में, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और कॉलेज की डेथ कब हो गई थी, तो 1834 में कॉलेज की डेथ हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक ट्रेजेडी पब्लिश करी थी जिसका नाम था द बॉर्डरर्स। 1842 में एक ट्रेजेडी पब्लिश होती है द बॉर्डरर्स, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज दिस वाज द ओनली ट्रेजेडी बाय हिम। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनके बारे में एक कमेंट किया है, इन्होंने एक पोएम लिखी है द लॉस्ट लीडर। तो इन्होंने लिखा है फॉर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स ही लेफ्ट अस, और उन्हें लॉस्ट लीडर बोला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉस्ट लीडर किसे बोला गया और किसने कहा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ विग पार्टी से बिलोंग करते थे और बाद में वो कुछ समय बाद टोरी पार्टी से बिलोंग करने लगे, ठीक है।
उन्होंने पार्टी चेंज कर दी, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि फॉर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स ही लेफ्ट अस। ओके, जब इनकी डेथ होती है तो ये किस बीमारी से सफर कर रहे थे? तो प्लूरेसी, प्लूरेसी, ठीक है। और अपनी डेथ के समय ये कहाँ रह रहे थे? तो आप लिख सकते हैं राइडल माउंट, क्योंकि इन्होंने कई सारे घर चेंज किए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।